हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इस क्लास में क्या करते हैं, हम लोग इस क्लास में झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। झारखंड जीके से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करते हैं। और झारखंड जीके से जो आने वाले क्वेश्चंस है, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें तो उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में तो जानते ही हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि जेएसएससी के द्वारा इसके पहले जो एग्जाम लिए गए हैं उन एग्जामों में झारखंड जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में यहां पे डिटेल में बात करते हैं। यानी इस क्लास को करने से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि झारखंड के एग्जामों में झारखंड जीके से क्वेश्चंस जो है आपको कैसे देखने को मिलेंगे या फिर किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। एमसीक्यू का क्लास होता है, मिसलेनियस क्लास होता है। तो आपको झारखंड जीके के एग्जामों में जैसे मिसलेनियस क्वेश्चंस मिलेंगे, उसी तरीके से यहां भी आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस ही मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको झारखंड के ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको झारखंड के पॉलिटी से, इकोनॉमी से, हिस्ट्री से, झारखंड के करंट अफेयर्स से, तो सभी जगहों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी आपको इस क्लास के थ्रू ओवरऑल एक आइडिया होगा कि झारखंड के एग्जामों में क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कब होती है क्लास? रात को 9 बजे होती है। रात को 9 बज गए हैं, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यह क्लास जेएसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जेएसएससी के सिलेबस की बात करें तो जेएसएससी का सिलेबस अगर आप लोग देखे होंगे तो 40 क्वेश्चन आपको झारखंड जीके से देखने को मिलेंगे। उन 40 में से 40 क्वेश्चन को सही करना है और इसी टारगेट को लेकर हमने ये क्लास शुरू किया था। धीरे धीरे हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और इस क्लास को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। प्रॉपर सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला का नाम क्या है? यानी झारखंड की पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था? ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? आप में से किसी को इसका सही आंसर पता है क्या? झारखंड की पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला। ठीक है, जो भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या फिर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो सबसे पहले उनको करना क्या है? सबसे पहले उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और इस क्लास को लास्ट तक देखें। साथ ही साथ इस क्लास को रोजाना देखें। अगर आप जेएसएससी का फॉर्म फिलअप किए हैं, चाहे एक्साइज कांस्टेबल का हो, चाहे सीजीएल का हो, तो फिर आप ये क्लास रोजाना देखें। ये क्लास आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल जो है झारखंड की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, अगर बात करें हम लोग माउंट एवरेस्ट की तो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कहां पे है? नेपाल में है। कहां पे है? माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे कहां पे है? नेपाल में है। तो ये आप देख सकते हैं प्रेमलता अग्रवाल। और प्रेमलता अग्रवाल जो है झारखंड की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। ठीक है, आइए, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध अभयारण्य की बात करेंगे, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? झारखंड के किस जिले में आपको गौतम बुद्ध अभयारण्य देखने को मिलेगा? गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है। तो कमेंट करके जल्दी से बताएंगे गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप में से किसी को पता है इस क्वेश्चन का सही आंसर? सभी लोग कमेंट करेंगे।
जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं आप लोगों का क्या कमेंट आ रहा है। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करें। गौतम बुद्ध अभयारण्य की बात करेंगे, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, कोडरमा में है। कहां पे है? ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोडरमा। कोडरमा जिले में है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आप देखिए गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? झारखंड के कोडरमा में है। कोडरमा जिसे माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा माइका यानी अभ्रक जो है कोडरमा में ही पाया जाता है। अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में सबसे हाई क्वालिटी का जो माइका है, सबसे उच्च गुणवत्ता वाली जो अभ्रक है, वो कोडरमा में पाया जाता है, जिसे हम लोग रूबी माइका कहते हैं। सबसे हाई क्वालिटी के माइका को क्या कहते हैं? रूबी माइका कहते हैं। व्हाइट कलर का होता है, तो वो कोडरमा में मिलता है। इसीलिए कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अभ्रक राजधानी, और कोडरमा जिले में ही है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोडरमा जिले की बात करेंगे तो आप झारखंड के मैप में कहां पे देखेंगे कोडरमा? झारखंड के मैप की बात करेंगे तो झारखंड के मैप में कोडरमा कहां पे स्थित है? ये है झारखंड के मैप में कोडरमा। ठीक है, कोडरमा जिले की स्थापना कब की गई थी? 1994 में, 1994 में कोडरमा जिले की स्थापना की गई थी। किससे? हजारीबाग से अलग करके। कोडरमा पहले हजारीबाग जिले का हिस्सा हुआ करता था। 1994 में हजारीबाग जिले से अलग करके कोडरमा को अलग जिला बनाया गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में किस जिले में स्थित राजरप्पा में कोयले का भंडार मिला है? ऐसे कौन कौन है जो सुबह 5 बजे की करंट अफेयर की क्लास नहीं लेते हैं? सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर का क्लास होता है, वो क्लास कौन कौन ऐसे हैं जो नहीं लेते हैं? ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी आपको कहा गया मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, तो ये देखिए झारखंड के करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। राजरप्पा में कोयले का भंडार मिला है, और आपको सुबह 5 बजे वाली क्लास में बताया गया कि राजरप्पा में जो है सीसीएल को कोयले का भंडार एक मिला है। सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो कहां पे है राजरप्पा? कहां पे है राजरप्पा? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन क्या क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी रामगढ़। रामगढ़ में है राजरप्पा। कहां पे है? रामगढ़ में। और रामगढ़ में राजरप्पा जो है वहां पे सीसीएल को कोयले का भंडार मिला है। ठीक है, सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। अगर राजरप्पा की बात करें तो राजरप्पा में एक मंदिर भी है जिसे राजरप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं। राजरप्पा वाटरफॉल भी है जिसे राजरप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं यहां से इंपॉर्टेंट। रामगढ़ जिले में आपको देखने को मिलेगा राजरप्पा, और यहां पे कोयले का एक भंडार मिला है। किसे? सीसीएल को, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को। आइए बात करते हैं आगे। तो राजरप्पा में है राजरप्पा मंदिर, और ये आप राजरप्पा मंदिर देख सकते हैं। जब आप झारखंड के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इस मंदिर के बारे में पढ़ना होगा। झारखंड के मंदिरों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड के मंदिरों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो झारखंड के मंदिरों के बारे में जब पढ़ेंगे तो इस मंदिर के बारे में पढ़ना होगा। और जब आप झारखंड के जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे, वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको इस वाटरफॉल के बारे में, इस जलप्रपात के बारे में पढ़ना होगा, जिसका नाम है राजरप्पा जलप्रपात, राजरप्पा वाटरफॉल। ये जो जलप्रपात है 2 नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। दामोदर और भैरवी 2 नदियों के संगम स्थल पर ये जो है वो स्थित है। ठीक है, आइए रामगढ़ जिले में की बात करेंगे तो ये आप मैप में देख रहे हैं रामगढ़। रामगढ़ जो कि झारखंड का न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे नवीनतम जिला है। झारखंड में सबसे आखिरी में रामगढ़ जिले की स्थापना ही किया गया है 12 सितंबर 2007 को। झारखंड में टोटल जिले कितने हैं? 24 जिले हैं। उनमें से 24वां जिला कौन है? तो रामगढ़ जो है झारखंड का 24वां जिला है। यानी झारखंड के रामगढ़ के स्थापना के बाद किसी भी जिले की स्थापना नहीं की गई है। ठीक है, आइए किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? हम लोग देखे थे जब झारखंड का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, झारखंड के इतिहास जब पढ़ रहे थे हम लोग देखे थे कि बिहार जो है या फिर बंगाल जो है या फिर उड़ीसा जो है पहले, बिहार जो है, झारखंड जो है, उड़ीसा जो है पहले बंगाल हुआ करता था। अगर झारखंड की बात करें वो भी बंगाल था, बिहार की बात करें वो भी बंगाल था, उड़ीसा की बात करें वो भी बंगाल था। तो पहले बंगाल था, बंगाल से बिहार को अलग किया गया। पहले जो बंगाल था पूरा बहुत बड़ा इलाका था बंगाल का, तो सबसे पहले बंगाल को अलग किया गया 1905 में। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, हिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा
1905 में बंगाल अलग हुआ, फिर 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ, फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में कि बंगाल से बिहार प्रांत अलग कब हुआ। तो बंगाल से बिहार की बात करेंगे 1912 में, ऑप्शन की बात करेंगे डी 1912। बंगाल से बिहार का अलग हुआ है, तो बंगाल से बिहार अलग हुआ है 1912 में, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप पूरा देख रहे हैं बंगाल, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये पूरा मैप है किसका, बंगाल का, ठीक है। उसके बाद ये जो देखिए ये जो है बांग्लादेश है, आप लोग जानते होंगे ये वाला एरिया जो है वो बांग्लादेश का है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ना बांग्लादेश है, बांग्लादेश तो अभी ना है। 1905 में तो कोई बांग्लादेश नहीं था, कोई पाकिस्तान नहीं था, भारत ही था। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अपने ही बच्चे हैं, पाकिस्तान की बात करें बांग्लादेश की बात करें वो तो अपने ही बच्चे हैं। 1905 के टाइम पे तो ये बच्चे पैदा नहीं लिए थे, ना ही बांग्लादेश पैदा लिया था ना ही पाकिस्तान पैदा लिया था, वो तो बाद में पैदा हुआ है। तो ये पूरा जो है पूरा का पूरा मैप आप जब देख रहे हैं, पूरा का पूरा मैप जो है बंगाल के नाम से जाना जाता है पूरे एरिया को। उसके बाद ये क्या हुआ, ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये इलाका ये वाला इलाका जो है 1905 में अलग हो गया और इसे बंगाल कहा गया, ये पूरे इलाके को। अभी आप बिहार मत देखिए, ये 1905 वाला बंगाल है पूरा वाला, और उसे हम लोग पूर्वी बंगाल कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग पूर्वी बंगाल या फिर असम के नाम से जाना जाता है, पूर्वी बंगाल। तो ये जब पूर्वी बंगाल हुआ तो इसीलिए पश्चिम बंगाल कहते हैं, वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये पूरब में था, ये था पूरब में तो ये पूर्वी बंगाल, ये था पश्चिम में तो ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले एरिया को पूर्वी बंगाल कहते थे, अगर आप समझ पा रहे हो तो। 1905 में क्या हो गया, 1905 में बंगाल अलग हो गया, ठीक है। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका बंगाल था, पूरा इलाका ये वाला बंगाल था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल से बिहार जो है वो अलग हो गया। अब बंगाल से बिहार कहां से अलग हुआ, तो ये देखिए ये हो गया बंगाल से बिहार अलग, और आपको जो अभी दिखा रहे हैं ये है पूरा बिहार, और नीचे में भी है ओडिशा वाला पार्ट भी है, ये है पूरा बिहार, ठीक है। ये जो आपको लाइनिंग अभी ड्रॉ करके दिखाएं ये है पूरा बिहार, और जो बंगाल लिखा हुआ है वो है बंगाल। 1912 में बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो गया, फिर ओडिशा अलग हो गया। कैसे अलग हुआ आइए बात करते हैं। तो इस तरीके से यहां से जो है ओडिशा जो है अलग हो गया। कब अलग हुआ, 1936 में, और ये पूरा रह गया बिहार, ऊपर वाला पूरा झारखंड और बिहार, पूरा बिहार रह गया। 1936 में बिहार अलग हो गया, फिर 2000 में क्या अलग हो गया, 2000 में अलग हो गया हमारा झारखंड। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं पहले पूरा बंगाल था, ठीक है। 1905 में बंगाल अलग हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ, 1936 में बिहार से ओडिशा अलग हुआ, और 2000 में बिहार से हमारा झारखंड जो है वो अलग हो गया, ठीक है। तो ये पूरा जो बंगाल का आप मैप देख रहे हैं ये है पूरा बंगाल। 1905 में ये जो बंगाल है ये ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं, ये वाला बंगाल अलग हो गया। तो 1905 में इसे बंगाल के नाम से जाना जाता है, बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। आइए अभी ईस्टर्न बंगाल जो है वो बांग्लादेश है। चलिए, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। हम लोग देखे थे, हम लोग कई बार बात की कि झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो रांची में पाया जाता है, हम लोग सभी को पता है। लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन कहां पे पाया जाता है, झारखंड में। सबसे कम जनसंख्या झारखंड के किस जिले में है। झारखंड में 24 जिले हैं, है ना भाई, झारखंड में तो 24 जिले हैं ना। तो झारखंड में जब 24 जिले हैं तो उन 24 जिलों में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो रांची में, सबसे कम कहां पे, क्या होगा सही आंसर, कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा। सबसे कम पॉपुलेशन जो है, सबसे कम जनसंख्या कहां पे, झारखंड में कहां पे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोहरदग्गा। क्या होगा, ऑप्शन बी लोहरदग्गा। लोहरदग्गा जिले में, सॉरी लोहरदग्गा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोहरदग्गा जिले में सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या।
अब आप कमेंट करके जल्दी से बताएं, समझ में आ गया आपको? देखिए चीजें क्या क्या याद रखना है आपको। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से जिले में? तो रांची। सबसे कम पॉपुलेशन कौन से जिले में? तो लोहरदगा। दो चीजें याद रखनी है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस शहर में? तो धनबाद। झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी? धनबाद। झारखंड के किस जिले में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी? सिमडेगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन से जुड़ी इतनी सारी चीजों को आपको याद रखना है। लोहरदगा की बात करेंगे तो ये आप लोहरदगा देख सकते हैं, और झारखंड में सबसे कम जनसंख्या जो है वो लोहरदगा जिले में ही पाई जाती है। ठीक है, किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? तिलैया हाइड्रो पावर प्लांट कौन से नदी पर है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि तिलैया डैम जो है वो कौन से नदी पर है? तिलैया हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें या फिर तिलैया डैम की बात करें तो कौन से नदी पर है? क्या होगा सही आंसर? कौन से नदी पर है तिलैया हाइड्रो पावर प्लांट या फिर तिलैया डैम की बात करेंगे तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तिलैया हाइड्रो पावर प्लांट या फिर तिलैया जो डैम है वो कौन से नदी पर है? बराकर नदी पर है। ऑप्शन में बराकर बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बराकर नदी पर आपको देखने को मिलेगा क्या? तिलैया हाइड्रो पावर प्लांट, तिलैया जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये आप तिलैया डैम देख रहे हैं, और इसी तिलैया डैम में क्या है? तो तिलैया हाइड्रो पावर प्लांट है, तिलैया जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और कहां पे? ये कोडरमा जिले में है, और ये कौन से नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है। ठीक है, कौन से जिले में है? तो ये कोडरमा जिले में है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले में एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे? आपको बताया गया है, अगर आप लोग करंट अफेयर का क्लास डेली लेते हैं तो आपको पता होगा कहां पे एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे? जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर। कहां पे किया गया है कि सॉरी किया जाएगा? तो रांची में किया जाएगा। कहां पे? ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए रांची में किया जाएगा। ठीक है, चलिए रांची में किया जाएगा एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप। कहां पे? तो रांची में। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? एरिया वाइज झारखंड का सबसे छोटा डिवीजन के बारे में पूछा जा रहा है कि एरिया वाइज झारखंड का सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है? एरिया वाइज झारखंड का सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है? सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे एरिया वाइज झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? एरिया वाइज झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल हो जाएगा पलामू प्रमंडल, यानी ऑप्शन ए पलामू डिवीजन, पलामू प्रमंडल। अच्छा कमेंट करके एक बार बताएं तो कितने लोग यहां से पलामू प्रमंडल से हैं? कितने लोग इस क्लास में पलामू प्रमंडल में से है, पलामू प्रमंडल के रहने वाले हैं? चाहे बात करें गढ़वा जिले की, चाहे बात करें पलामू जिले की, चाहे बात करें लातेहार जिले की, तो इन तीनों जिले से कितने लोग रहने वाले हैं? यानी ओवरऑल बात करें पलामू डिवीजन की, इन तीनों जिले को तो पलामू डिवीजन ही कहते हैं ना, तो पलामू डिवीजन से कितने लोग यहां इस क्लास में उपस्थित हैं? कितने लोग इस क्लास में पलामू डिवीजन से प्रेजेंट है? और साथ ही साथ ये भी कमेंट करें कि कौन से जिले से है, पलामू डिवीजन के कौन से जिले से है? लातेहार से है, गढ़वा से है, पलामू से है। ठीक है, अगर बात करें पलामू डिवीजन की तो पलामू डिवीजन ये देखिए, ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं ये है पलामू डिवीजन। आप जो ये पिंक कलर में देख रहे हैं ये है पलामू डिवीजन, पलामू प्रमंडल। ये एरिया वाइज झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है, एरिया वाइज। ठीक है, अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? तो मेदिनीनगर में। कहां पे? पलामू डिवीजन का हेडक्वार्टर जो है वो मेदिनीनगर में। अभी हम लोग बात किए कि एरिया वाइज झारखंड का सबसे छोटा डिवीजन पलामू है, तो एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? ये वाला नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, ये वाला। आप तो देख ही पा रहे हैं कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। अगर बात करें पलामू की तो इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं और इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो एरिया है वो नॉर्थ छोटानागपुर का है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का है।
ठीक है, तो ये आप झारखंड के पांचों प्रमंडल को देख सकते हैं। झारखंड में टोटल प्रमंडल कितने हैं, जिन्हें नहीं पता है वो जान जाए। झारखंड में 5 प्रमंडल है और आप झारखंड के सभी जिलों को प्रमंडल वाइज देख सकते हैं। झारखंड के सभी जिलों को प्रमंडल वाइज जो है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आइए, हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट डीजी कॉल को लॉन्च किया गया है? क्या लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट डीजी कूल। क्या है ये प्रोजेक्ट डीजी कूल? इसके बारे में समझना होगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट डीजी कूल है क्या, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जल्दी से बताएंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी। प्रोजेक्ट डीजी कूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसी को पता है? तो प्रोजेक्ट डीजी कूल जो है कोल इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे, ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोल इंडिया। कोल इंडिया की सहायक कंपनी बहुत सारी है, जैसे बीसीसीएल कोल इंडिया की सहायक कंपनी है, सीसीएल कोल इंडिया की सहायक कंपनी है, एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया की सहायक कंपनी है, ईसीसीएल कोल इंडिया की सहायक कंपनी है, एनसीएल कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। तो ये सब जितनी भी आप कोल कंपनी देख रहे हैं ये सब कोल इंडिया की ही सहायक कंपनी है। अब कोल इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट डीजी कूल लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट डीजी कूल। अब ये प्रोजेक्ट डीजी कूल है क्या? तो कोल इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि हमारे द्वारा जितने भी माइंस को चलाया जा रहा है, जितने भी खदानें चलाई जा रही है। अच्छा, खदानों से याद आया, सिटी ऑफ माइंस किसे कहते हैं? किस जिले को सिटी ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता है? झारखंड के किस जिले को सिटी ऑफ माइंस खदानों का शहर कहते हैं? किसे कहते हैं? झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहते हैं? तो खदानों के शहर की बात करेंगे, सिटी ऑफ माइंस की बात करेंगे, धनबाद को कहते हैं। धनबाद में बहुत सारे माइंस है। धनबाद जिले की बात करेंगे तो धनबाद में बहुत सारे माइंस है और धनबाद के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो कोयले के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आप धनबाद जाएंगे, धनबाद घूमेंगे तो आपको वहां पे ज्यादा लोग जो है वो कोयले से ही रोजगार देखने को मिलेगा। धनबाद के अधिकतर लोगों को कोयले से ही रोजगार मिला है। ठीक है, धनबाद के ज्यादातर लोगों को कोयले से ही रोजगार जो है मिलता है और कोयले से ही वो लोग अपना जीवन जो है व्यापन करते हैं, मतलब अपना जो लाइफ है उसे स्पेंड करते हैं, कोयले पर ही आधारित है। तो धनबाद की जो अर्थव्यवस्था है, अगर धनबाद जिले की बात करें, धनबाद जिले की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से लगभग 90 to 95% कोयले पर ही आधारित है, कोयले पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो धनबाद को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ माइंस कहते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं माइंस की, खदानों की। तो कोल इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि जितने भी खदाने, जितने भी माइंस हमारे द्वारा चलाए जाते हैं उसे हम लोग डिजिटल करेंगे। अब डिजिटल का मतलब क्या है? डिजिटल कैसे करेंगे? तो उन सभी खदानों में हम लोग कैमरा लगवाएंगे। कैमरा क्या करेंगे? कैमरा लगवाएंगे। अब वो आप बोलेंगे सर कैमरा लगवा के क्या? कोल इंडिया कह रही है कि देखिए खदान है, माइंस है, तो दुर्घटनाएं तो होती है, एक्सीडेंट तो होता ही है, एक्सीडेंट होती है, लोगों की जान चली जाती है। तो इसीलिए हम लोग क्या लगवाएंगे? कैमरे लगवाएंगे। हम लोग कैमरे लगाकर इस चीज का मॉनिटरिंग करेंगे कि आखिर वो एक्सीडेंट हो क्यों रहा है, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट के कारण का पता लगाएंगे और फ्यूचर में वो सेम एक्सीडेंट दोबारा रिपीट ना हो इसका कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रोजेक्ट डीजी कूल जो है कोल इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये आप देख सकते हैं कोल इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट डीजी कूल को लॉन्च किया गया। इसमें जो भी खदाने हैं उन्हें क्या किया जाएगा? डिजिटली किया जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? आप लोग देखे होंगे झारखंड में डोभा निर्माण योजना शुरू हुई थी, डोभा निर्माण योजना। और ये जो डोभा निर्माण योजना है वो रघुबर दास के कार्यकाल में शुरू हुआ था। जब झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास हुआ करते थे उसी समय ये डोभा निर्माण योजना शुरू हुआ था। क्या है ये डोभा निर्माण योजना? तो आप अपने आसपास के क्षेत्रों में भी देखेंगे छोटे छोटे डोभा का निर्माण किया गया है और कहा गया था कि इससे जल संरक्षण होगा, जल जो है वो ठहरेगा। हालांकि अगर मुझसे पूछा जाए, मेरी राय अगर पूछी जाए, मेरा सजेशन अगर पूछा जाए तो ये डोभा निर्माण योजना फेलियर है। ये जो स्कीम है डोभा निर्माण योजना ये पूरी तरीके से फेलियर है। इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, इससे झारखंड का जो पैसा है वो वेस्ट हुआ है। रघुबर दास सरकार के द्वारा ये डोभा निर्माण योजना को लाया गया था।
बीजेपी सरकार के द्वारा। हालांकि बीजेपी सरकार की या फिर रघुबर दास मुख्यमंत्री की मैं खराब आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं इस स्कीम की बात कर रहा हूं कि ये जो स्कीम है वो स्कीम पूरी तरीके से फेलियर है। ये डोभा निर्माण योजना पूरी तरीके से फेलियर रहा है। अब इसे लाया क्यों गया था? जल संरक्षण के लिए कहा गया था कि जल का संरक्षण होगा, जल को स्टोर करेंगे हम लोग, बहुत सारे डोभा का निर्माण करके जल को स्टोर करेंगे। लेकिन एक डोभा होता है छोटा। अब छोटा डोभा जहां पे झारखंड की नदियां सूख जाती है वहां डोभा में पानी रहेगा। गर्मियों की बात करेंगे, गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं, बड़े बड़े नदियां सूख जाती है, दामोदर नदी सूख जाती है, तो डोभा में पानी रहेगा किसके द्वारा? तो क्या कहते हैं, रघुवर सरकार के द्वारा 2016 में ये जो डोभा निर्माण योजना लाई गई थी। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2016। क्या होगा सही आंसर? तो देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डोभा का निर्माण किया जाता था। आपके एरिया में भी डोभा का निर्माण किया गया होगा, आपको पता होगा आपके एरिया में भी डोभा का निर्माण किया गया होगा। लेकिन पूरा ये स्कीम जो है पूरी तरीके से फेलियर, कुछ नहीं हुआ, पैसा बर्बाद हुआ खाली। ठीक है, एक डायलॉग है ना, पैसा बर्बाद हुआ, उसके बाद का एक वर्ड है उसको नहीं बोल सकते यहाँ पे। ठीक है, आइए। तो झारखंड के किस जिले में लावालौंग अभयारण्य है? झारखंड के किस जिले में लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य। तो लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे, कहां पे है? लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे, कहां पे है? बहुत ही फेमस है, कहां पे है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कहां पे है लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चतरा में, चतरा में, कहां पे है? चतरा में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चतरा। चतरा में आपको देखने को मिलेगा लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आप लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख रहे हैं, बहुत ही फेमस है। और ये कौन से जिले में है? तो ये चतरा जिले में है। ठीक है, चतरा की बात करेंगे, मैप में कहां पे है चतरा? तो ये आप झारखंड के मैप में देख रहे हैं चतरा। और चतरा की बात करेंगे तो इसी चतरा जिले में आपको देखने को मिलेगा लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य। वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में झारखंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को शराब से कितने रुपए का रेवेन्यू जो है वो कलेक्शन हुआ है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसे शराब से कितने रुपए का रेवेन्यू 2022-23 में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए आप इसका आंसर जब देखेंगे तो आपको यह तो पता होगा कि झारखंड के लोग शराब बहुत पीते हैं। कैसे? बात करेंगे झारखंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, तो झारखंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अकेले 2054 करोड़ 2054 करोड़ शराब से रेवेन्यू मिला है। अब 2054 करोड़, 54 छोड़िए, आप अप्रोक्सीमेट मानिए कि 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू झारखंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मिला है। ठीक है, अगर 2000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला है झारखंड सरकार को, तो शराब की बिक्री ऑलमोस्ट 5-6 हजार करोड़ रुपया हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि 2000 करोड़ का शराब बिका और पूरा का पूरा शराब जो है वो सरकार को ही मिल गया, ऐसा तो है नहीं। कम से कम 6 करोड़ का, सॉरी 6000 करोड़ का जो शराब है वो बिका होगा, जिसमें से 2000 झारखंड सरकार को मिला होगा, 1000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कमाई होगी, बाकी का उसको बनाने में खर्चा भी आता है। ठीक है, तो 5-6 हजार करोड़ का तो शराब बिका होगा, तभी 2000 करोड़ का जो रेवेन्यू है सरकार को मिला है। तो इसे आर्टिकल देखिए, और इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं यहां पे दिया हुआ है कि 2054 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो सरकार को मिला है अकेले शराब से। ठीक है, जिनमें से 1719 करोड़ शराब बेचकर मिला है, शराब से बिक्री से, और 335 करोड़ जो है वो जो लाइसेंस दिया गया है उस लाइसेंस को देकर मिला है। शराब बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस देकर सरकार को 335 करोड़ मिले हैं और शराब बेचकर 1719 करोड़ मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1662 में 1662 में पालामू का चेरो शासक कौन था? चेरो शासक
अगर बात करें चेरो वंश की या फिर रक्सेल वंश की, दोनों वंश का शासन आपको पालामू में देखने को मिलेगा। दोनों ही वंश का शासन आपको पालामू में। अब पालामू की जब भी बात कर रहे हैं तो गढ़वा लातेहार ये पालामू का ही एरिया है, ठीक है। पहले पालामू ही था। गढ़वा की बात करेंगे तो 1991 में बना है। बात करेंगे लातेहार की 2001 में, उससे पहले ये पालामू ही था। इस वाले पूरे एरिया को पालामू के नाम से ही जानते थे। तो पालामू के बात करेंगे, पालामू में आपको चेरो वंश का शासन भी देखने को मिलता है, रक्सेल वंश का शासन भी आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले रक्सेल वंश का ही शासन यहाँ पे देखने मिलता है। उसके बाद चेरो वंश ने रक्सेल वंश को पराजित कर यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। तो 1662 में चेरो वंश का कौन सा राजा जो है पालामू में शासन कर रहा था? क्या होगा सही आंसर? तो मेदिनी रॉय। क्या होगा सही आंसर? मेदिनी रॉय। अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे, झारखंड के इतिहास में जब आप पालामू में चेरो वंश के बारे में पढ़ेंगे तो 1662 में आपको देखने को मिलेगा मेदिनी रॉय। और मेदिनी रॉय जो है पालामू में चेरो वंश के शासक थे और पालामू वाले एरिया में राज कर रहे थे, ठीक है। तो 1662 में कौन से? चेरो वंश के शासक मेदिनी रॉय, ठीक है। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड? झारखंड के स्टेट फ्लावर के बारे में पूछा जा रहा है कि झारखंड का स्टेट फ्लावर, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड के राजकीय पुष्प की बात करेंगे, स्टेट फ्लावर की बात करेंगे पलाश। पलाश ऑप्शन की बात करेंगे, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पलाश। पलाश जो है झारखंड का स्टेट फ्लावर है, झारखंड का राजकीय पुष्प है, ठीक है। पलाश तो ये आप देख सकते हैं पलाश, और इसे जो है क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला। आप देखिए ये पलाश जो है ऐसे आपको ऑरेंज रंग का देखने को मिलेगा। ये पलाश रात में या फिर शाम के टाइम पे आप जब जंगल की ओर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जंगल में आग लग गया है। आप देख सकते हैं ये जो फूल है पलाश के फूल, आप शाम के टाइम की बात करें 6 बजे 5:30 बजे इस टाइम की बात करें तो आप जब जंगल में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आग लग गई है जंगल में। क्योंकि 5-6 बजे की बात करें तो उस समय जो सूर्य की किरण है वैसे ही वो जो ऑरेंज कलर की आती है, सूर्य की किरण ऐसे ही ऑरेंज कलर की आती है, ऊपर से ये जो फूल है वो भी ऑरेंज कलर के हैं। तो जंगल में देखने को लगता है कि आग लग गई है, इसीलिए जंगल की जो ज्वाला है वो कहते हैं। जंगल की ज्वाला किस फूल को कहा जाता है? पलाश को ही कहा जाता है, ठीक है। आइए, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल वुमेन्स आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किया है? तो खेलो इंडिया नेशनल वुमेन आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे? हरियाणा में किया गया था। इसमें झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किए हैं? क्या होगा सही आंसर? ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएंगे झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने मेडल जो है वो प्राप्त किया है इस चैंपियनशिप में। मेडल की बात करें झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 2 खिलाड़ियों ने मेडल जो है वो प्राप्त किया है। कितने खिलाड़ियों ने? तो झारखंड के 2 खिलाड़ियों ने पदक जो है वो प्राप्त किया है। अब ये 2 खिलाड़ी कौन कौन है? अंकिता भगत और दीप्ति कुमारी। अब दीप्ति कुमारी कौन है? तो ये आप देख रहे हैं, ये है दीप्ति कुमारी, ये आप देख रहे हैं दीप्ति कुमारी, और वो कौन है? वो है अंकिता भगत। ये है अंकिता भगत। तो अंकिता भगत और दीप्ति कुमारी ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो कैसा रहा क्लास? जल्दी से कमेंट करके बताएं कैसा रहा क्लास। आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आया होगा, और सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिटेल में तो बात किए ही। तो आई होप तो कि आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सभी क्वेश्चंस आपको ना ही केवल समझ में आया होगा बल्कि आपको सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कैसा रहा क्लास। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। डेली रात को 9 बजे जुड़ जाए, मेरे साथ जुड़े रात को 9 बजे इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। और ये क्लास जेएसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।